में श्वेत पत्र पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश कर दिया है। ये बताएगा कि 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 ने भारत की अर्थव्यवस्था को कितना खस्ता हाल कर दिया था। उसी के बाद प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि उनको बहुत वक्त लगा इस गड्ढे से भारत को निकालने में। प्रधानमंत्री बार बार अपनी स्पीचेस में कहते हैं ना कि गड्ढे भरने में मुझे समय लगा, तो इसी के लिए वित्त मंत्री ने ये श्वेत पत्र पेश किया है। प्रधानमंत्री से ये भी पूछा गया था कि भाई आप ये श्वेत पत्र 2014 में भी तो ला सकते थे, तो उनका कहना था कि अगर ये श्वेत पत्र उस जमाने में लाया जाता तो इससे बाजार पर असर पड़ता, इससे भारत की इकोनॉमी पर, इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता। इसीलिए क्या क्या 10 साल में किया है इसका खुलासा अब इस श्वेत पत्र के जरिए होगा। इससे पहले कांग्रेस एक ब्लैक पत्र लेकर आई है, दोनों बात करेंगे। सुनिए निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Sir. ठीक है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह के पास। रविंद्र जी बताइए सबसे पहले कि क्या क्या इस व्हाइट पेपर के अंदर है, और जो बात कही थी कि 2004 से 2014 तक जो अर्थव्यवस्था थी यूपीए 1 और 2 में खस्ता हाल हो गई थी, उसको कैसे दर्शाया गया है इस व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र के अंदर। दीपक जी, ये कि ह्यूमन नेचर की बहुत कोई खराब है, तो वो खराब की क्राइटेरिया क्या होगी जब उसके सामने कोई बेहतर होगा। रावण के सामने श्री राम थे, तो श्री राम की महानता पर समझ में आती है और रावण की दुष्टता। तो उसी तरह से कहीं कि सरकार अगर 2014 में अगर लाती तो केवल एक इकोनॉमी की एक स्तर दिखाई देता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, इनकी सोच रही कि 10 साल की यूपीए सरकार और उसके बाद 10 साल की हमारी सरकार, यानी जो ये श्वेत पत्र है 2004 से 2024 तक का आंकड़े में 2 कालखंड में है। 2004 से 2014 यूपीए सरकार में इकोनॉमी की क्या स्थिति थी और 14 के बाद से हमने क्या बेहतर किया है, क्योंकि उस समय भारत में अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में 11वें नंबर पर थी और हम आज 5वें स्तर पर ले आए हैं, 5वें पोजीशन में लेकर आए हैं। और ये कैसे लेकर आए हैं, और हर मापदंड में, चाहे वो 50 से ज़्यादा बिंदुओं पर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों की आय हो, महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, चाहे सड़क हो, रेलवे हो, जल मार्ग हो, एफडीआई हो, इन्फ्लेशन हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, कई तरह क्राइटेरिया है। उस सभी मापदंडों पर यूपीए सरकार की स्थिति क्या थी और मोदी सरकार के समय इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं या किस तरह से इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसको लेकर यह श्वेत पत्र काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था। आज सुबह से इंतजार हो रहा था, पहले 12 बजे कहा गया, इसके बीच में कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर जारी कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ और सामंजस्य बैठाना पड़ा हो सरकार को। पहले उसके बाद 3:30 बजे कहा गया और अब 4:44 में लोकसभा में पेश की है निर्मला सीतारमण, और थोड़ी देर बाद ही राज्यसभा में भी ये श्वेत पत्र का ड्राफ्ट वो पेश कर देंगी। हो सकता है कि कल तक वो सबसे बड़ी बात रविंद्र, इस पर चर्चा कब होगी? बड़े मंत्री, रविंद्र जी सबसे बड़ी बात, इस पर चर्चा कब होगी, कौन कौन बोलेगा, किस तरह से हीटेड एक्सचेंज होने वाले हैं, क्योंकि ये तो आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र के बाद अब सब चुनाव के अंदर जाएंगे, 100 दिन भी नहीं बचे। देखिए, श्वेत पत्र को लेकर बीएससी में भी कोई तय नहीं हुआ है, ये ड्राफ्ट है, सरकार ने सार्वजनिक तौर पर रख दिया है इसको लेकर पार्लियामेंट के अंदर। अब इसके बारे में अभी बीएससी में तय होगा कि क्या इस पर चर्चा कराई जाए या सार्वजनिक तौर पर इसको रख दिया जाए, क्योंकि कई तरह के डॉक्यूमेंट सरकार पार्लियामेंट में पेश कर देती है जिसका वो वादा करती है। क्योंकि निर्मला सीतारमण सरकार की तरफ से अपने बजट भाषण में इस बीच में कहा था कि श्वेत पत्र हम लेकर आएंगे यूपीए और मोदी सरकार को लेकर, तो उन्होंने अपने ड्राफ्ट यहाँ पर रख दिया। अब इस पर बहस के लिए समय कैसे तो कब तय होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का जो अमूमन समय था, जो कालखंड था, अभी 9 तारीख तक था, इसको 1 दिन बढ़ाने की खबर है। ऐसे में 2 दिन के अंदर क्या इस पर डिस्कशन होगा या सरकार अपनी तरफ से सार्वजनिक तौर पर रख दी है पब्लिक के सामने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इसको लेकर, चाहे निर्मला सीतारमण हो या सरकार के तमाम बड़े मंत्री अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और एक तरह से ये आर्थिक मैनिफेस्टो भी हो जाएगा मोदी सरकार का 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो एक तीर से 2 निशाने, अगर बहस हो या चाहे ना हो, दोनों स्थितियों में सरकार ने अपने ब्लूप्रिंट को आर्थिक नीतियों के रख दिया है और उनका सबसे बड़ा वादा है विकसित भारत, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना। तो रविंद्र जी, ये पेपर, इस पर डिस्कशन हो, सरकार यही चाहती है?
दीपक जी एक इसके पहले एक उदाहरण दे दे कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी, उसके पहले लालू यादव रेल मंत्री थे। ममता बनर्जी ने रेलवे बजट के भाषण में कहा कि हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे रेलवे के खस्ता हाल स्थिति को लेकर। उसके बाद चूंकि यूपीए की सरकार थी, वो श्वेत पत्र नहीं आया था क्योंकि आपस की ही सरकार थी। लेकिन यहाँ पर यूपीए सरकार थी, यानी कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार। तो ऐसे में सरकार ने अपने तुलना किया है कि उनके समय में क्या स्थिति थी, और जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी, लेकिन ब्लूप्रिंट जो है आर्थिक स्थिति का वो सबके सामने होगा कि हमने शौचालय कितने बनाए, हमने महिलाओं को या हमने घर कितने दिए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, अभी भी कहें कि तीसरे कार्यकाल में देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास घर न हो। तो तमाम आयुष्मान कार्ड कितने रहे हैं, रेलवे का कितना विकास हुआ, बुलेट ट्रेन कब चालू हो जाएंगे, वंदे भारत ट्रेन की क्या स्थिति है, रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो कितना गुना बढ़ा है, सड़कों का निर्माण कितना हुआ, राजमार्गों का, कई तरह के इसमें मापदंड है। तो यह जरूर आईना दिखाएगा यूपीए सरकार को, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहे या मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे नेता जो INDA गठबंधन के कि आर्थिक स्थिति को सबसे खराब अगर किसी ने किया है स्वतंत्रता के बाद तो मोदी सरकार ने किया है। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई, दो मुद्दों पर। इन दोनों मुद्दों का जवाब होगा इस व्हाइट पेपर में कि आपके समय इन्फ्लेशन क्या थी और हमारे समय में क्या है, और रोजगार की स्थिति क्या थी आपके समय में और हमने कितना बढ़ाया इसको। ठीक है रविंद्र, एक एक सवाल लेते हैं, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये कि बेरोजगारी को लेकर आज तक सरकार क्या कहते आई है। 2 करोड़ रोजगार की बात की, नौकरियों की नहीं, ये सरकार के मंत्री साफ करते हैं। तो बेरोजगारी पर सरकार का इसमें जो रुख होगा, मैं अपनी बैकअप टीम को बोलता हूं कि फटाफट आप लोकसभा की वेबसाइट पे चले जाइए, शायद ये श्वेत पत्र अभी तक वहां पे आ गया होगा, डाउनलोड करिए तो अब इस पे बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं। लेकिन रविंद्र, बेरोजगारी पर सरकार अभी तक क्या क्या कहते आई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले की शुरुआत की थी और लगातार आप देखिए कि 21वीं रोजगार मेला हो चुका है, जिसमें हर रोजगार मेले में 50,000 से 75,000 युवाओं को नौकरी पत्र वहां बांटा जाता है। एक सरकारी नौकरी होगा। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री लगातार दीपक जी कहते रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं करना है, हमें स्टार्टअप करना है, हमें अब दूसरों को नौकरी देना है, और उसकी गुंजाइश स्टार्टअप में है या प्राइवेट में है। तो इसका कई इसमें आपने खुद देखा है कि कितने तरह के स्टार्टअप इस देश में आए जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती। तो लाखों लोगों को रोजगार ये मिला है और मोदी सरकार इसको अपने उपलब्धि के रूप में मान रही है। तो रोजगार बढ़ा है, ये दावा इस श्वेत पत्र में भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, रोजगार बढ़ा है ये दावा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, इन्फ्लेशन। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन था उससे कहीं ज्यादा एनडीए के अंदर इन्फ्लेशन है। इस पर सरकार का अभी तक के मसले पर क्या तर्क रहा है रविंद्र? इन्फ्लेशन को लेकर भी कि आपने जब यूपीए सरकार के समय 10% तक इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, ये आपने भी देखा होगा दीपक जी। लेकिन मोदी सरकार कहना है कि हमने 6 से 7 से ऊपर आगे नहीं बढ़ने दी। कोशिश हमारी रही कि 4% या 5% तक रहे, चाहे खुदरा सूचकांक पर हो या फिर थोक सूचकांक पर। कुछ जो वस्तुएं होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसकी चूंकि मौसमी होता है, उसकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किए है मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में। ये भी श्वेत पत्र में डाला गया है कि यूपीए सरकार में क्या था और हमने कैसे कंट्रोल किया है ईयर वाइज। तीसरा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का। कई आरोप लगाए गए कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली। ब्लैक पेपर के कुछ पार्ट मैंने देखे हैं, उसमें उन्होंने कहा है चीन ने हमारी जमीन छीन ली है, चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर पूरी तरह फेल हुई है। क्या तर्क रहता है इस मुद्दे पर और मणिपुर को लेकर भी खासकर? दीपक जी, जब गलवान हुआ था तो ये खबरें चली थी, सब जगह चली थी कि 4 हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तो 4 चीनी सैनिक भी शहीद हुए हैं, उनको भी मारा गया है, उनको भी हमारे जवानों ने उनको मार गिराया है। उस पर कोई उसमें देश भी भरोसा नहीं कर रहा था कि चीन को हम कैसे मार सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद 40, ये आंकड़ा 40 तक पहुंचा, उसके बाद कई आपने देखे हैं कि चीन के जो सैनिक आते हैं सीमा पर, तो हमारे सैनिकों। कांग्रेस का ब्लैक पेपर क्या कहता है? रविंद्र से हमारा संपर्क कट गया है। कांग्रेस का ब्लैक पेपर क्या कहता है? सबसे पहले ब्लैक पेपर, फिर व्हाइट पेपर की भी बात करेंगे जो सरकार लाई है। व्हाइट पेपर लाने वाली थी, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 10 साल अन्याय काल, ये एक ब्लैक पेपर लेकर आए हैं। आर्थिक अन्याय क्या हुआ है? भयंकर बेरोजगारी हुई है। सामाजिक अन्याय क्या हुआ है? एसटी, एससी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। राजनीतिक अन्याय क्या हुआ है? एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। तो मैं सीधे चलता हूं, इस मुद्दे पर आऊंगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले रविंद्र, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर
कई पॉइंट उठाए गए हैं इस 10 साल अन्याय काल वाले ब्लैक पेपर के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या कहना है, खासतौर से चाइना और पाकिस्तान के मोर्चे पर? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को आपने कवर किया है सालों तक। उनका कहना था कि हम जब वाजपेयी सरकार में जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के प्रति, ये एक तरह से ये नया वर्ड था, उसको मूलतः उतारा है अगर कहा जाए तो मोदी सरकार ने। आपने देखा कि यूपीए सरकार में, ये बीजेपी का कहना है, श्वेत पत्र हो या फिर ऐसे भी, कि यूपीए सरकार में जहां दिल्ली पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी आतंकवादी घटनाएं घट जाती थी, चाहे सरोजिनी नगर हो, पटपरगंज हो, यहाँ तक कि कश्मीर से बाहर भी कई जगह होती थी, जो मुंबई, कोई शहर बचा नहीं था। लेकिन आज केवल 2.5 जिला छोड़कर कश्मीर का कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं घटती। सीमा पर पूरी तरह से हमारे सैनिक मुस्तैद है, चाइना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं कुछ होता, आप देखिए कि लाल सागर, रेड सी में किस तरह से हम दूसरे देशों को, जहाज़ों को बचा रहे हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, मोदी सरकार वो करके दिखाई है जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बीजेपी का दावा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है। तो उन्होंने अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा है और लगातार वो सार्वजनिक सभाओं में कहते रहे। तो कम से कम कांग्रेस के भी और दूसरे दलों के भी नेता ये जरूर मान के चलते हैं कि कम से कम सुरक्षा के मामले में हम मोदी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। चाइना के मामले में, चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, खासतौर से जिस तरह चीनी सैनिक गलवान में घुसे थे, हमारे कर्नल संतोष बाबू सहित कई जवान शहीद हुए थे, उस पर क्या पक्ष रहा है अभी तक रविंद्र? क्योंकि एलएसी के बीच भारत और चाइना की बातचीत अभी भी चल रही है। देखिए, यहाँ पर तो साफ तौर पर हमारे सुरक्षा सैनिकों को ये जवाब दे, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, कह सकते हैं पिछले 10 साल से, कि आपको जब जैसे हालात हो वैसे मुकाबला करना, आपको दिल्ली नहीं देखना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है, सार्वजनिक तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें सैनिकों को खुली छूट है कि वो दिल्ली का रास्ता न देखे, दिल्ली का मुंह नहीं देखे कि यहाँ से ऑर्डर जाएगा तब वो एक्शन लेंगे, बल्कि जैसी स्थिति हो उसका मुकाबला करे, एक्शन ले। और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है आपको, पाकिस्तान बॉर्डर हो या चीन का बॉर्डर पर। ठीक है, बातचीत चल रही है। बातचीत हमारी क्या चल रही है? जो चीनी सैनिक हमारे जमीन को हड़पे हुए हैं उस पर बातचीत चल रही है कि हमारा जमीन कैसे वापस होगा, न कि चीन का जो नीति है इन चीज एक कैप्चर करने का, उसको आगे बढ़ाने के लिए। पहले यही होता था कि चीन कहीं पर दावा कर देता था और हमारे सैनिक वहां से पीछे हट जाते थे। लेकिन अब जो 2014 की जो स्थिति थी उससे 1 इंच भी सरकार पीछे नहीं हटी, चीन हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे। ये दावा भारत सरकार का है, भले ही राहुल गांधी इस पर विश्वास करे या न करे, ये बीजेपी का मानना है। रविंद्र, मैं एक बार देखूं मेरा पैकेज आ गया या नहीं। आपने बहुत दिलचस्पी से बताया। और एक और मुद्दा रविंद्र, तब तक मैं सोचता हूं मेरा पैकेज आ जाएगा, तब तक मैं पूरी बात कर पाऊंगा ब्लैक पेपर के बारे में। रविंद्र, यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या, कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, खासतौर पर ईडीआई, सीबीआई और आईटी, इनके तहत इस पर एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि सरकार के जो मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके खिलाफ क्या हुआ था जब मुख्यमंत्री वो थे। गृह मंत्री अमित शाह है, उनके खिलाफ क्या हुआ था जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे। तो ये जीता जाता उदाहरण है कि किस तरह से जो एजेंसियां थी उसका दुरुपयोग किया जाता है। और सरकार के ये कहना, ईडी की छापेमारी पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां भी छापेमारी हो रही है, क्या ये दूध के धुले हुए हैं? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? क्या कोर्ट उनको सजा नहीं दे रही है? बिना कोर्ट के सजा दिए हुए क्या वो ईडी के कैप्चर रह सकते हैं कानूनतः या नियमतः? तो कहीं ना कहीं ईडी हो, सीबीआई हो, जो छापे मार रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, सबके सामने है। 320 करोड़ रुपया अगर किसी सांसद के पास पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के सांसद के पास से, वो भी कैश पकड़े जा रहा है, तो इसमें क्या लोगों को दिखाई नहीं देता? ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कहना है। तो हमारी छापेमारी जो कर रही है एजेंसियां, वो निष्पक्ष तरीके से और जो हकीकत है वो कर रही है, वो लोगों के सामने दिखा रही है। हम उसका कहीं दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। ठीक है रविंद्र, आप अगर व्हाइट पेपर लेकर आए उस पर एक अच्छी बहस।